जय हिंद मेरे बच्चों। आज की क्लास में हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन जो कहता है ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest. If total time elapsed is t second, then determine number one maximum velocity attained by the car and number two the total distance covered by car in terms of alpha, beta and t. So it is the second part of the question. Now हम इस क्वेश्चन को समझेंगे दो अलग अलग तरीकों से। पहला हम यूज कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो सबसे आसान तरीका होगा इसे सॉल्व करने के लिए। दूसरा तरीका हम सीधे ऐसे ही इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी उन्हें अप्लाई करें और सॉल्व कर दें क्वेश्चन को। तो अब जरा समझते हैं कि हम इन दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं पहला तरीका इसके सॉल्यूशन का यूज करता हूं और इस फर्स्ट मेथड में मैं ड्रॉ करता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस क्वेश्चन के लिए। अब चूंकि यहां बोलता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट हुई, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा आएगा स्ट्रेट लाइन मूविंग अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। तो मान लो मैं इस वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी ले रहा हूं और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम ले रहा हूं। तो फॉर सम टाइम मान लेते हैं वो टाइम t1 तक कार एक्सेलरेट होती है विद एक्सेलरेशन अल्फा। और ऑलरेडी हमें पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मूविंग अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस होगा। तो बना दिया भाई हमने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब इस t1 टाइम के बाद एक्सेलरेट होते होते मान लो कार की वेलोसिटी v हो गई, तो ये v हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जैसे ही कार ने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की, ये डिसेलरेट होना शुरू हो गई और डिसेलरेट होते होते मान लो ये रेस्ट पे आ गई कहीं यहां। तो टोटल मोशन के लिए टाइम उसने दिया है हमें टी सेकेंड, तो इसका मतलब ओ से लेके इस पॉइंट तक के लिए टाइम हो गया टी। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन टी है, t1 टाइम पे स्पीड मैक्सिमम है, तो मुझे एक तो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है और एक ओ से लेके टी तक कितनी डिस्टेंस उसने कवर की ये मुझे निकालनी है। तो ये दो चीजें हमसे पूछी हैं क्वेश्चन में। तो अब सबसे पहले बात आती है कि कैसे निकाला जाए इन चीजों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम ओ से इस पॉइंट को ए ले लें, इस पॉइंट को बी ले लें, तो ओ से ए तक एक्सेलरेशन है अल्फा। अगर एक्सेलरेशन है अल्फा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन हमें मिलता कैसे है? एक्सेलरेशन मिलता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और स्लोप होती क्या है? टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उस एंगल का टेन यानी टेन थीटा ये स्लोप हो गई। अगर टेन थीटा स्लोप होगी तो टेन थीटा होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब चेंज अलोंग वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमें स्लोप दे देगी। अगर ये हमें स्लोप दे देगी तो जरा समझते हैं कि ओ से ए तक की मोशन के लिए क्या होगा। फ्रॉम ओ टू ए टाइम लगा है t1, बॉडी की वेलोसिटी पहुंच गई है v पे, एक्सेलरेशन है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ व्हाट? स्लोप ऑफ ओए। अगर ये स्लोप ऑफ ओए बोले तो ये स्लोप कैसे मिलेगी? चेंज अलोंग वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी जीरो से v पे पहुंची है, तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज अलोंग वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय कोरेस्पोंडिंग चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोरेस्पोंडिंग चेंज कितना आया है? पहले टाइम जीरो था, बाद में t1 हो गया, तो टाइम में चेंज आया t1 माइनस जीरो। और इससे हमारे पास क्या आया? इससे हमारे पास आया t1 इज इक्वल टू v अपॉन अल्फा। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ देता हूं। अब हम बात करते हैं मोशन फ्रॉम ए टू बी की। तो फ्रॉम
ए टू बी। यहां क्या है, रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन क्या है, बीटा। बोला है उसने क्वेश्चन में कि आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम वेलोसिटी कार रिटार्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बीटा। तो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बीटा से रिटार्ड होके फाइनली रेस्ट पे आ गई। तो अगर हम यहां देखें रिटार्डेशन को नेगेटिव ले लें माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v अपॉन टाइम इंटरवल फाइनल टाइम t माइनस a से b तक के लिए इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा t1, तो t माइनस t1। और इससे हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा t माइनस t1 इज इक्वल टू v अपॉन बीटा। और फिर से एक तरह से देखें तो ये भी तो स्लोप ही है भाई। स्लोप नेगेटिव क्यों हो गई, क्योंकि एंगल मोर देन 90 डिग्री हो गया। इफ एंगल इज मोर देन 90 डिग्री देन इन सेकंड क्वाड्रेंट tan थीटा विल बी नेगेटिव, तो इसका मतलब स्लोप हो गई नेगेटिव। चेंज अलोंग वर्टिकल एक्सिस देखें तो आ गया v माइनस 0 या 0 माइनस v। फाइनल 0 है, इनिशियल v है, तो 0 माइनस v बोलो चाहे v माइनस 0 बोलो, दैट विल बी चेंज अलोंग वर्टिकल एक्सिस। और चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस t माइनस t1। तो इस तरह से ये भी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि स्लोप ही है, स्लोप नेगेटिव है क्योंकि एंगल मोर देन 90 डिग्री है, और ये हो गया चेंज अलोंग वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब यहां t माइनस t1 आ गया v अपॉन बीटा। क्या करें, t1 हमने अपनी तरफ से लिया है तो क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, तो जो चीज हमने अपनी तरफ से ऐड की है उसको एलिमिनेट कर दें। अब एलिमिनेट कैसे कर दें, फर्स्ट से t1 की वैल्यू सेकंड में डाल दें, फ्रॉम 1 and 2 t माइनस t1 के बजाय डाल दें v अपॉन अल्फा is equal to v upon beta, and this will implies that t is equal to v by alpha plus v by beta. This implies t is equal to, ऊपर से v कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा 1 by alpha plus 1 by beta, और 1 by alpha plus 1 by beta में अल्फा बीटा हो जाएगा एलसीएम, ऊपर जाएगा बीटा और इधर ऊपर जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हम v को बाहर लेके एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा लिख दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्यों, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो बात एक ही है। तो अब इससे हमें तो v चाहिए था, तो दिस इंप्लाइज मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय कार v इज इक्वल टू अल्फा बीटा ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार को। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें चलना पड़ेगा दूसरे पार्ट में। तो दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो दूसरे पार्ट में हमसे पूछता है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। तो यहाँ v भी अल्फा बीटा टी की टर्म में है और डिस्प्लेसमेंट भी हमसे मांगा है अल्फा बीटा टी की टर्म में। अगर अल्फा बीटा टी की टर्म में ही हमसे डिस्टेंस कवर्ड भी मांगी है उसने, तो क्या करें, अप्लाई करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो थी इसकी स्लोप जो हमें दे रही थी एक्सेलरेशन, दूसरी क्या है इसका एरिया। एरिया बिटवीन ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें क्या देगा, वो देगा हमें डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब जब हम दूसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ऐसे मान लेते हैं इसको इक्वल टू एरिया, कौन सा एरिया भाई, ओ ए बी, एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो चाहे डिस्टेंस बोले चाहे डिस्प्लेसमेंट बोले बात एक ही है। तो एरिया ओ ए बी, अब बात आएगी इस एरिया को कैसे निकाले। तो फिगर दिख रही है भाई, ओ ए बी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इज ओ बी एंड हाइट इज से दिस पॉइंट इज एन, देन ए एन। अगर हाफ ओ बी इंटू ए एन हो गया तो ढूंढो भाई ओ बी क्या है, हाफ ओ बी इज द टाइम फ्रॉम ओ टू बी एंड दिस टोटल टाइम ऑफ मोशन इज टी इंटू ए एन। ए एन बोले तो क्या है, ए एन इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, तो इट मीन्स इट इज v, तो इट मीन्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाफ v इंटू टी। और ये v तो हमने पहले ही निकाल लिया है, हाफ
टी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। दिस इंप्लाइज डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन होल टाइम ऑफ मोशन विल बी हाफ अल्फा बीटा, टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो टी के बजाय हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से ये पहला तरीका रहेगा जिसमें हम निकाल लेंगे मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार या फिर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन होल टाइम ऑफ मोशन। होप मेरे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं। तो मेरे बच्चों अब हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बिना वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज किए। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। इस दूसरे तरीके में हम सीधे क्वेश्चन जैसा कुछ हमें बोलता जा रहा है वैसे ही हम उसकी बात को मानते जाएंगे। जैसे बोलता है ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। अब इसका मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया कार ने, एक्सेलरेट करी विद एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम। तो अब ना तो हमारे पास टाइम है और ना हमें ये पता है कि इतने टाइम में एक्सेलरेशन अल्फा की वजह से कार की वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी हो गई। तो अब इन दोनों बातों को मान लेते हैं लेट कार एक्सेलरेट्स फॉर टाइम t1 एंड इन दिस टाइम it attains a velocity v। तो अब ये जो वेलोसिटी v हो जाएगी ये हो जाएगी कार की मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमसे उसने पहले पार्ट में पूछी है, डिटरमाइन मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय कार। इस पहले पार्ट में जो हमें निकालना है वो v है, तो इस v को हम निकाल लेंगे। देखते हैं जरा कैसे। तो पहली पार्ट के लिए इक्वेशन यूज करते हैं हम, कौन सी वाली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो बोलती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब कार ने स्टार्ट किया रेस्ट से तो इसका u हो गया 0 प्लस, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसलिए प्लस, a हो गया अल्फा और टाइम हो गया t1 और इससे मेरे पास आ गया t1 इज इक्वल टू v बाई अल्फा। अब मैं चलता हूं रेस्ट पार्ट ऑफ द मोशन पे। रेस्ट पार्ट ऑफ द मोशन में बोलता है वो after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest। तो और इसके लिए हमें टाइम जो मिला वो कितना मिला, क्योंकि उसने दिया है टोटल टाइम ऑफ मोशन t है और पहले पार्ट में टाइम लिया है हमने t1, तो यानी सेकंड पार्ट ऑफ मोशन के लिए हमारे पास टाइम हो गया t माइनस t1। तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं फॉर रिटार्डेशन, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और इस रिटार्डेड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है v। एक्सेलरेशन के बाद जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हुई वो रिटार्डेशन के लिए काम करेगी इनिशियल वेलोसिटी का। तो इसका मतलब v हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई v और रिटार्डेशन है इसलिए माइनस, एक्सेलरेशन हो गया बीटा और इनटू t। तो एक्सेलरेशन इज माइनस बीटा, रिटार्डेशन है इसलिए माइनस और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है बीटा। तो v माइनस बीटा t। अब ये t के बजाय क्या हो जाना चाहिए, t माइनस t1, क्योंकि रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ टाइम t1 पे और खत्म हुआ टाइम t पे, तो इसलिए टाइम इंटरवल फॉर रिटार्डेशन रहा t माइनस t1। और इससे फिर हमें क्या मिला, इससे हमें मिला t माइनस t1 इज इक्वल टू v अपॉन बीटा। फिर से वही काम कर दें, क्या t1 की ये वैल्यू सेकंड में पुट कर दें, तो फ्रॉम 1 and 2 t इज इक्वल टू t1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो v बाई अल्फा प्लस v बाई बीटा और दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू, ऊपर से v कॉमन ले लें और 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का एलसीएम लें तो अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा इधर हो जाएगा अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा लिखूं या अल्फा प्लस बीटा लिखूं एक ही बात है, तो लिख दिया मैंने ये अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे तो v चाहिए था तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। और अब चेक कर सकते हो मेरे बच्चों कि ये ही हमारा आंसर था उस पहले तरीके से भी। नहीं तो तरीका चाहे कुछ भी हो आंसर तो सेम ही रहना है भाई। तो लगभग सेम ही अप्रोच रही यहां भी, क्योंकि वहां भी हमारा स्लोप लेके यही दो इक्वेशन सारी थी और इन दोनों को ये सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन किया था। अब बात करते हैं किसकी,
दूसरे पार्ट की। अब दूसरे पार्ट में थोड़ा डिफरेंस आएगा, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन लगाएं। देखो दूसरे पार्ट में हमसे उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमारे पास सीधी इक्वेशन तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही होती है। तो अब इसमें टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें टी स्क्वायर शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर टी स्क्वायर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो छोड़ते हैं उसको, हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी तो डिस्प्लेसमेंट वाली बात आती है भाई। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसको हम यूज करते हैं पहले एक्सेलरेशन वाले पार्ट के लिए, फिर रिटार्डेशन वाले पार्ट के लिए। अगर हम एक्सेलरेशन वाले पार्ट के लिए इसे यूज करें तो एक्सेलरेशन वाले पार्ट में क्या हुआ, फॉर एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है भाई, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v स्क्वायर इक्वल टू, स्टार्ट किया था कहां से, रेस्ट से, रेस्ट से स्टार्ट किया था, रेस्ट से स्टार्ट किया था तो 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन हमारा कितना है अल्फा, और डिस्टेंस कवर्ड मान लेते हैं हमारी है s1। तो इससे हमारे पास s1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 अल्फा। शायद समझ में आया होगा, कुछ मुश्किल तो नहीं है। अब इससे मैंने s1 निकाल लिया, इसी तरह से क्या करूंगा, s2 निकाल लूंगा। तो फॉर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन के लिए फिर से इसी इक्वेशन को लगाऊंगा। तो अब की बार रिटार्ड होके हमारी कार रेस्ट पे आ चुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू का काम कौन करेगा, v, जो एक्सेलरेशन की फाइनल वेलोसिटी थी वो रिटार्डेशन की इनिशियल वेलोसिटी है, तो u के बजाय हो जाएगा v, तो ये हो गया v स्क्वायर, प्लस के बजाय हो गया माइनस, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन के बजाय रिटार्डेशन है, तो माइनस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड है बीटा, और डिस्टेंस को मान लेते हैं s2। तो इससे हमारे पास s2 की वैल्यू आ जाएगी, s2 आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 बीटा। हमसे तो उसने पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी कार, तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बोलें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कुछ भी बोलो भाई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही होंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, एक्सेलरेशन वाले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट प्लस रिटार्डेशन वाले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट। और अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो शायद लग रहा है हमें v स्क्वायर बाई 2 तो कॉमन ही आ जाएगा दोनों से, और हमारे पास बचेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। क्या करें भाई, इस v स्क्वायर में v की वैल्यू यहां से डाल दें जो हमने पहले निकाल रखी है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ये वाला 2 भी लिख देता हूं, 2 और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इनटू, अब ये जो पार्ट है ब्रैकेट वाला इसमें एलसीएम ले लेता हूं, इसमें एलसीएम लूंगा तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। तो अब इससे क्या होगा, ये एक अल्फा बीटा एक एक पावर कम कर देगा अल्फा और बीटा की, और इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा इस अल्फा प्लस बीटा की एक पावर कम कर देगा, और हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा s इज इक्वल टू अल्फा बीटा की एक एक पावर कैंसिल हो गई तो अल्फा बीटा, ये टी स्क्वायर एज सच अपॉन 2, यहां अल्फा प्लस बीटा की एक पावर कम हुई तो अल्फा प्लस बीटा, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। तो होप मेरे बच्चों ये दोनों ही तरीके आप लोगों को समझ में आए होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेरे बच्चों अब हम बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बेस्ड है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर सेकेंड, और क्या थी वो, एस टी एच इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। तो ये क्वेश्चन उसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मैं पहले लिख देता हूं कि ये कौन सी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, एस टी एच इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है। तो क्वेश्चन की बात को समझने के लिए पढ़ते हैं इसको, इफ एक्स वाई एंड जेड
be the distances covered by a particle during pth, qth and rth second respectively, then find the value of this. तो अब चूंकि इसमें pth pवें सेकंड में डिस्टेंस, qth यानी qवें सेकंड में डिस्टेंस की बात की है, तो हमें पता है कि ऐसा एक पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड की बात हमारी आती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की फोर्थ इक्वेशन में। तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि ये क्वेश्चन बेस्ड है अपॉन द फोर्थ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हालांकि इस क्वेश्चन में कहीं उसने नहीं बोला है कि पार्टिकल मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन इसके इस स्टेटमेंट से कि pth, qth और rth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट्स x, y एंड z हैं, इससे ही हमें समझ जाना है कि यहां एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही होगा। अब ना तो हमारे पास एक्सेलरेशन है और ना ही क्वेश्चन में यह बताया है कि पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट किया है। तो अब ये दोनों चीज हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेकिन ये भी हमेशा याद रखना जो चीज हम अपनी तरफ से मानते हैं उन सबको हमने एलिमिनेट करना होता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर उन्हीं क्वांटिटीज की टर्म में होना चाहिए जो क्वांटिटीज क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिख देते हैं लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी यू एंड इट्स एक्सेलरेशन ए। तो ये दोनों हमने अपनी तरफ से मान लिए। अब जैसा कुछ वो बोल रहा है वैसा लिख देते हैं बोर्ड पे। क्या बोल रहा है वो कि pth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड की x। तो अगर मैं इस फोर्थ इक्वेशन को लगाऊं तो t के बजाय हो गया p, pth सेकंड की बात कर रहा है, और डिस्टेंस हो गई हमारी x, तो stth हो गया x, t के बजाय हो गया p, और बस ये डाल के इक्वेशन को एस सच लिख देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास तीन इक्वेशंस बन जाएंगी। पहली क्या बनेगी, stth x हो गया, और ये x डिस्टेंस चली है कितने सेकंड में, pth सेकंड में, तो u प्लस हाफ a, t के बजाय p डाल देंगे तो 2p माइनस 1, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। यहीं आगे ही लिख देता हूं मैं इसकी दूसरी इक्वेशन भी। दूसरी क्या आ जाएगी, y इक्वल टू, क्योंकि अब qth सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली है, qth सेकंड में डिस्टेंस चली है y, तो stth के बजाय y डाल दूंगा और t के बजाय q डाल दूंगा। तो y इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2q माइनस 1, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर मैं थर्ड इक्वेशन की भी बात करूं तो थर्ड के लिए हमें क्या दे रखा है उसने, z डिस्टेंस चली है rth सेकंड में, तो इसको भी लिख सकता हूं z इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2r माइनस 1, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब जैसा उसने क्वेश्चन में बोला वैसे ही हमने इक्वेशन बना के लिख दिया, तीन इक्वेशन आ गई। अब हम ढूंढेंगे कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। वैल्यू निकालनी है x इंटू क्यू माइनस आर। एक्स से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, x तो डिस्टेंस ही है, लेकिन ये क्यू माइनस आर को देखना है। अब ये क्यू माइनस आर हमें कैसे मिल सकता है, अगर मैं सेकंड में से थर्ड को माइनस करूं तो जरा देखो 2q माइनस 2r और माइनस 1 माइनस माइनस 1, तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2q माइनस 2r में से 2 कॉमन ले लूंगा, q माइनस r बच जाएगा। तो इसका ना q माइनस r मुझे मिल सकता है अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करूं। तो कर लेते हैं भाई, जैसा क्वेश्चन मांग रहा है वैसा तो हमें करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो y माइनस जेड इज इक्वल टू, u में से u को माइनस किया, खत्म हो गया, हाफ ए कॉमन ले लेते हैं, हाफ ए कॉमन ले लिया, और यहां ब्रैकेट में क्या बचा 2q माइनस 1, और इसमें से माइनस करना है हमने 2r माइनस 1 को, तो माइनस 2r प्लस 1। होप मेरे बच्चों ये बात समझ में आ रही होगी। देखो मैंने इसके नीचे इसको लिख लेना है, इसके नीचे इसको लिख लेना है, माइनस करना है तो y माइनस जेड, u से u कैंसिल, u माइनस u, हाफ ए कॉमन हो गया और बचा 2q माइनस 1 माइनस 2r माइनस 1। तो अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे भी तुम्हें सही लगे सब्ट्रैक्ट कर लो। अब यहां से 1 1 कैंसिल हुआ, 2 कॉमन लेके यहां से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू a इंटू क्यू माइनस r। और इससे क्या आया भाई,
इससे आया Q माइनस आर इज इक्वल टू वाई माइनस जेड अपॉन ए। इसको फोर्थ नंबर डाल के छोड़ देता हूं। ये मेरे पास वैल्यू आ गई Q माइनस आर की, यहां है ना Q माइनस आर ये। अब फिर दूसरी बात देखते हैं, नेक्स्ट हमें चाहिए R माइनस पी। तो अब फिर ढूंढते हैं R माइनस पी कहां से मिलेगा। तो R आ रहा है थर्ड इक्वेशन में, P आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसका मतलब थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3। समझ में आया ना कैसे हमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन से कौन सी को माइनस करना है, क्योंकि हमें R माइनस पी चाहिए। R आ रहा है हमारा थर्ड इक्वेशन में, P आ रहा है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसका मतलब थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें R माइनस पी मिलेगा। तो कर देते हैं माइनस। Z में से x माइनस हुआ तो आया ये Z माइनस एक्स इक्वल टू U में से U माइनस हुआ तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वाली टर्म्स में से दोनों में से हाफ एक कॉमन ले लिया, और यहां 2r माइनस 1 में से इसको माइनस करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2p प्लस 1, और दिस इंप्लाइज z माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 1 कैंसिल हुआ तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा a इंटू आर माइनस पी, और इससे हमें मिलेगा r माइनस पी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन ए। ये फिफ्थ इक्वेशन डाल देता हूं मैं इसे। तो मेरे पास Q माइनस आर की वैल्यू हो गई, R माइनस पी की वैल्यू हो गई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, P माइनस क्यू की वैल्यू और चाहिए। तो फिर ढूंढते हैं भाई P माइनस क्यू कैसे मिलेगा। तो P माइनस क्यू मिलेगा तब जब 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को। तो फिर लिख देता है सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, x माइनस वाई एलएचएस से मिलेगा इक्वल टू आरएचएस में u माइनस यू कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए कॉमन आया, और अब p माइनस क्यू वाली टर्म्स की बात करेंगे तो ये 2p माइनस 1 माइनस 2q और माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस 2q हो गया क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2q माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2p माइनस 2q में से 2 कॉमन आके इस 2 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया x माइनस वाई इक्वल टू a इंटू p माइनस क्यू। दिस इंप्लाइज p माइनस क्यू इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई a। ये सिक्स्थ बात आ गई। अब कुछ नहीं करना है, बस ये जो क्वेश्चन में हमें दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसको ले लेते हैं और उसमें बस q माइनस आर, r माइनस पी और p माइनस क्यू की वैल्यूज डाल देते हैं जो हमने यहाँ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एक्सप्रेशन से निकाल रखी है। तो डालते हैं, सो q माइनस आर इंटू एक्स प्लस r माइनस पी इंटू वाई प्लस p माइनस क्यू इंटू जेड इक्वल टू q माइनस आर की वैल्यू देखें y माइनस जेड बाई ए, तो y माइनस जेड अपॉन ए इंटू एक्स प्लस r माइनस पी की वैल्यू देखें z माइनस एक्स अपॉन ए, तो z माइनस एक्स अपॉन ए इंटू वाई प्लस p माइनस क्यू की वैल्यू देखें x माइनस वाई बाई ए इंटू जेड। दिस इज इक्वल टू y माइनस जेड अपॉन ए। अपॉन ए का मतलब नीचे a तो सभी में कॉमन ही है, तो डिनोमिनेटर से a को एलसीएम ले लेते हैं। अब ऊपर क्या बचा, x की इन दोनों से प्रोडक्ट, तो इन दोनों से प्रोडक्ट करेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई माइनस x की z से प्रोडक्ट एक्स जेड प्लस y की z से प्रोडक्ट वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस z की x के साथ प्रोडक्ट जेड एक्स या एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब जरा देखते हैं भाई, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल हो गया, एक्स जेड माइनस का एक्स जेड प्लस का ये भी कैंसिल हो गया भाई, वाई जेड प्लस का वाई जेड माइनस का ये भी कैंसिल हो गए, तो ऊपर तो बचा भाई जीरो डिवाइडेड बाई ए, एंड जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर गिव्स जीरो ओनली। तो इसका मतलब जो वैल्यू आई क्यू माइनस आर इंटू एक्स, आर माइनस पी इंटू वाई, पी माइनस क्यू इंटू जेड की, ये वैल्यू आई जीरो। तो इस तरह से हम
समझ सकते हैं कैसे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।